दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने से लोगों को मिली राहत। उपराज्यपाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सीएम ने वित्तीय मदद का किया ऐलान। जलभराव वाले इलाकों में स्कूल 2 दिन और बंद। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। उत्तराखंड में बारिश के कारण भूस्खलन। हरिद्वार में अलर्ट। मौसम विभाग ने उड़ीसा में भारी बारिश की जताई संभावना। गांधीनगर में आज तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का होगा औपचारिक उद्घाटन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से बैठक की करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन के दौरान 2416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक द्रव्य किए जाएंगे नष्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैंकॉक में बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। बिम्स्टेक एजेंडे को और गहरा करने और संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर होगी चर्चा। और विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जीता अपना पहला विंबलडन खिताब। फाइनल में जोकोविच को हराकर तोड़ा उनका लगातार 5वां विंबलडन जीतने का ख्वाब। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने से लोगों को राहत मिली है। यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट जारी है। जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, लेकिन जल्द ही इसके कम होने की उम्मीद है। एनडीआरएफ ने दिल्ली में बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्य के लिए 17 टीमें तैनात की हैं। अब तक कुल 1606 लोगों को बचाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ ने 7241 लोगों और 956 पशुओं को भी सुरक्षित निकाला है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज और बहुत तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन तक व्यापक वर्षा का अनुमान है। देश के मध्य और पूर्वी भाग में मानसून के अगले 5 दिनों तक सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई और हिमाचल प्रदेश के लिए 17 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बारिश के कारण पिथौरागढ़ में बलवाकोट धारचूला रोड पर 200 मीटर तक सड़क ढह गई। 17 में देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार के अलावा कुमाऊं के भी जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर है, उनको भी रेड में रखा गया है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी, वेरी हैवी तो मिलेंगी, साथ में एकाध दुक्का जगहों में जो अत्यंत भारी होती है वर्षा, उसकी भी संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में भी बारिश के कारण लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वाराणसी में भी आसपास के इलाकों में घाटों की सीढ़ियां और छोटे मंदिर जलमग्न हो गए। कानपुर में भी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से खास सावधानियां बरती जा रही हैं। झारखंड के दक्षिणी और मध्य भाग में 2 दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, जमशेदपुर और रांची के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दक्षिणी जो भाग हैं झारखंड के, वहां पे ज्यादा बारिश होने की संभावना है, दक्षिणी और मध्य भाग। और दक्षिणी भाग में भी बात किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। असम में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर है। राज्य के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ से अब तक 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। भारी बारिश के कारण बेकी, ब्रह्मपुत्र और संकोश नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रही हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में व्यापक वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उधर पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में भी अगले 5 दिनों तक छिटपुट रूप से भारी बारिश की आशंका है। गुजरात में 18 और 19 जुलाई को तेज वर्षा के आसार हैं। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में 19 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और भीतरी कर्नाटक में भी 18 से 20 जुलाई तक मध्यम बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुजरात के गांधीनगर में आज तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक का औपचारिक उद्घाटन होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग में हिस्सा लिया और इंडोनेशिया और कनाडा के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जा रही है। 17-18 जुलाई 2023 को होने वाली बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई सारे पवेलियन बैठक स्थल की शोभा बढ़ा रहे हैं। भारत नवाचार, कला और शिल्प और स्टार्टअप आदि जैसे पवेलियन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत फाइनेंस ट्रैक की सबसे बड़ी बैठक 17 और 18 जुलाई को गांधीनगर में होनी है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास करने जा रहे हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन होगा। 520 से ज्यादा डेलीगेट्स और 66 से ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेशंस इसका हिस्सा होंगे। 5 बड़े थीम्स पर चर्चा होनी है। गुजरात के गांधीनगर में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को एक प्राधिकरण के रूप में स्थापित करने की बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने IFSC को विश्वसनीय व्यावसायिक नियमों के लिए बेहतर बताया है। With trusted business regulations, competitive tax structure, with focus on ease of doing business. For development and regulation of financial markets in GIFT, a unified regulator, the International Financial Services Center's authority has been set up with statutory backing by consolidating the domestic regulations. तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से पहले रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इंडोनेशिया की वित्त मंत्री मुलियानी इंद्रावती के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों ने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही वैश्विक मुद्दों पर समझ साझा करने और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से एक मंच बनाने पर भी सहमति जताई गई है। There are several legacy issues which we are continuing to take forward during our presidency. In this context, this dialogue, which we are announcing today, can play an instrumental role in reaching a common understanding on issues and taking forward the global agenda from the perspective of the emerging market developing economies. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी विश्वास को बढ़ाने पर जोर दिया। रविवार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने IIT गांधीनगर में सिंगापुर भारत हैकेथॉन के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। समापन समारोह में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग उपस्थित थे। इस मौके पर प्रधान ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के लिए बहुत अच्छा तालमेल है। श्री नरेंद्र मोदी एंड Singaporean Prime Minister has launched this cross-border linkage between UPI and PayNow. Linkage of UPI and PayNow is a new milestone in India-Singapore relation. The linkage of these two payment systems will enable residents of both countries to transfer cross-border remittance faster and in a more cost-efficient manner.
तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 17-18 जुलाई तक आयोजित 2 दिवसीय बैठक में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक स्थायी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित होगी। G20 देशों, आमंत्रित राष्ट्रों और गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित कई प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा गुजरात की संस्कृति से भी वो रूबरू होंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गांधीनगर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान 2,416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक द्रव्य नष्ट किए जाएंगे। ये मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने सभी राज्यों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल के समन्वय के साथ की गई कार्रवाई में देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारत को नशा मुक्त करने के लिए मादक द्रव्यों के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वर्ष 2022 में 1 जून से इस वर्ष 15 जुलाई तक एनसीबी तथा राज्यों के एएनटीएफ की क्षेत्रीय इकाइयों ने सामूहिक तौर पर तकरीबन 8,76,554 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए हैं। ये लक्ष्य से 11 गुना अधिक है। इनका मूल्य लगभग 9,580 करोड़ रुपए है। थाईलैंड दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बैंकॉक में बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बिम्स्टेक एक आर्थिक और तकनीकी पहल है जो बहुआयामी सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के देशों को एक साथ लाती है। रिट्रीट में बिम्स्टेक एजेंडे के साथ ही संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल भारत और मेकोंग गंगा सहयोग के भागीदार देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए एक कारोबार परिषद बनाने का निर्णय लिया है। एस जयशंकर ने लाओस के विदेश मंत्री सालेमाक्से कोमासित के साथ 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग बैठक में यह निर्णय लिया। दोनों नेताओं ने इसके दायरे को कृषि, विज्ञान व प्रौद्योगिकी और जल संसाधन प्रबंधन तक बढ़ाने का फैसला किया है। बैठक में त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं, संस्कृति और पर्यटन तथा संग्रहालय आधारित सहयोग समेत नई विकास भागीदारी पर भी चर्चा की गई। बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिस्तरीय राजमार्ग के निर्माण को प्राथमिकता दी। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने टमाटरों की कीमत में फिर से कटौती की है। अब इसकी बिक्री 90 रुपए की बजाय 80 रुपए प्रति किलो की दर से की जाएगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश के 500 से अधिक बिक्री केंद्रों की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद टमाटर की बिक्री 80 रुपए प्रति किलो की दर से करने का निर्णय लिया। इसके बाद दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए टमाटरों की बिक्री शुरू हो गई है। दिल्ली में प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के साथ साथ मोबाइल वैन्स के जरिए घटी दरों पर टमाटर वितरित किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिली है। पिछले दिनों टमाटर का जो मूल्य था वो लगातार बढ़ रहा था, तो लिहाजा केंद्र सरकार ने और उपभोक्ता मंत्रालय विभाग ने नेफेड और एनसीसीएफ को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि दिल्ली, एनसीआर सहित तमाम अन्य राज्यों में टमाटर की वो आपूर्ति सुनिश्चित करे। लिहाजा यहाँ पर लगातार एनसीसीएफ और नेफेड तमाम जगहों पर मोबाइल वैन और आउटलेट के जरिए टमाटर की सप्लाई कर रही है उपभोक्ताओं को। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब जो है टमाटर के जो दाम हैं वो आम आदमी को सस्ते दर पे टमाटर मिल रहे हैं। टमाटर की बिक्री के लिए और टमाटर को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हमने रोड मैप तैयार किया, जिसके अनुसार हम कर्नाटक से और नासिक से प्याज की आपूर्ति करवा रहे हैं। लगातार हमारे 24 घंटे हमारे कर्मचारी इस कार्य में हैं। हमारी प्रबंध निदेशक महोदया एनीस जोसेफ चंद्रा मैम उसको मॉनिटर कर रही हैं। रात को 12-12 बजे तक हम टमाटर की निश्चित करते हैं कहाँ से ट्रक चला है, ठीक समय पर मेजर मंडियों में दिल्ली के अंदर पहुंचाया जा सके, ताकि आम जनता को इस महंगाई के समय में कुछ राहत मिल सके। दिल्ली एनसीआर में लगभग आपकी कितनी मोबाइल्स वैन और आउटलेट हैं, और साथ ही आप कहाँ से ये टमाटर जो है दिल्ली एनसीआर में पहुँचा रहे हैं, और उपभोक्ताओं के लिए
जो रेट है, क्योंकि कल जो है जो रेट था वो 90 रुपये का था, आज 80 रुपये है, तो किस तरीके से ये पूरी चेन आपकी आपूर्ति की है? दिल्ली में मेजर मंडियों के अलावा करीब करीब 50 मोबाइल वैन हमारी दिल्ली के हर एक कोने पर पहुंच रही हैं। एनसीआर में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, परी चौक में, ओखला में, नेहरू प्लेस में, दिल्ली कैंट में, आपका पश्चिम विहार की तरफ नीलोठी में हमारी वैनें लगी हुई हैं। हमारे रिटेल आउटलेट नेहरू प्लेस में और हमारे जितने भी कंज्यूमर्स के हमारे मेंबर स्टोर हैं उनके, जो कि दिल्ली के शहर के अनेक कोने कोने में फैले हैं, उनके तहत हम आपूर्ति कर रहे हैं। तो ये थे NCCF की तरफ से मनीष जी, जो कह रहे थे कि आने वाले दिनों में जो टमाटर का जो मूल्य है वो और कम होगा। कैमरामैन RK के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। बिल्कुल, तो केंद्र सरकार की इस पहल का लोगों ने स्वागत किया है। टमाटर बाहर से तो सस्ता ही मिला है एंड इतने दिन जो घर पे टमाटर नहीं जा रहा था दाल में, सैलड में, अच्छा लग रहा है कि आज तो एटलीस्ट जाएगा खाने में। तो आई एम वेरी थैंकफुल NCCF को कि उन्होंने मार्केट से सस्ते में दिया। जहां आप 200 अभी 300 भी टच कर गया टमाटर कहीं ना कहीं। कल 90 का गवर्नमेंट ने रेट दिया था, आज 80 का है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये स्कीम लोगों के लिए हेल्पफुल है। इससे बहुत राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि टमाटर जो बेसिक चीज़ हो जाती है, एक नमक की तरह ही टमाटर है जो हर सब्जी में यूज़ होना है। तो हाँ, बहुत अच्छी स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने और हम बहुत खुश हैं इससे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्किल ट्रेनिंग पाने के इच्छुक युवाओं के लिए IIT मद्रास स्थित एक स्टार्टअप ने कोर्स की शुरुआत की है। GUVI यानी कि गुवी नाम के स्टार्टअप ने 9 भारतीय भाषाओं में AI फॉर इंडिया 2.0 ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है, जो 12वीं पास युवाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में कोर्स की शुरुआत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए देश के 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। IIT मद्रास स्थित स्टार्टअप गुवी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में युवाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्किल इंडिया और गुवी ने संयुक्त रूप से इस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो देश भर के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतरीन अवसर मुहैया कराएगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को AI फॉर इंडिया 2.0 नाम के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली और अंग्रेजी समेत 9 भारतीय भाषाओं में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स की शुरुआत की गई है। MSD की निगरानी में देश की 10 लाख नौजवानों को, विशेष करके ग्रामीण इलाके की नौजवानों को AI की शिक्षा दी जाएगी, AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनकी भारत जिस तेजी से डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत विश्व की एक प्रमुख नेतृत्व के स्थान पर पहुंच चुका है, इस प्रकार की ट्रेनिंग भारत में डिजिटाइजेशन प्रक्रिया को, टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी को और गति देगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की एक कंबाइंड इफोर्ट है, इसमें भारत की शक्ति और बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्किल ट्रेनिंग कोर्स 30 दिनों का है, जो 12वीं पास युवाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। ये ऑनलाइन कोर्स IIT मद्रास से मान्यता प्राप्त है। सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट तो मिलेंगे ही, साथ ही उन्हें विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। Right now we are starting this for everyone, starting from any guy who's done 12th grade. They can start it. They can be a diploma holder, they can be a BSc BCom holder, or they can be any arts, any science, any engineering degree person can take up this course and then get it completed, and they'll have a time limit of around 30 days to start and finish this. Once they do it, they'll get a certificate from Skill India as well as GUVI, and also this content is aggregated by IIT Madras. देश के 10 लाख युवाओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को इस कार्यक्रम के तहत स्किल ट्रेनिंग मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले समय में भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में ये कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा और ट्रेनिंग उनकी ही मातृभाषा में मिल सके। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और केंद्र सरकार की योजनाएं जहां आम लोगों के लिए बेहतर जिंदगी जीने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, वहीं ये लोगों के सपनों को साकार भी कर रही हैं। ऐसी एक योजना है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। केरल में कन्नूर की महिलाएं इस योजना से आत्मनिर्भर बन रही हैं। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट।
महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की वित्तीय स्थिरता के लिए शुरू की गई एक ही योजना है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। कोई भी महिला इस बचत योजना को शुरू कर सकती है। इसके लिए जमा की न्यूनतम राशि 1000 रुपए है। इसकी ऊपरी सीमा 2 लाख रुपए है, जबकि ब्याज दर 7.5% है। इसमें 2 वर्ष के लिए पैसे जमा किए जाते हैं। 3 महीने में प्रीमियम जमा करना होता है। यदि आवश्यक हो तो कोई भी 6 महीने के बाद इस शर्त पर अकाउंट बंद कर सकता है कि उसे ब्याज दर 5.5% ही मिलेगा। केवल कन्नूर जिले में ही बहुत ही कम समय में 2730 महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी हैं। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें 3 महीने के अंतराल में पैसे जमा कराने होते हैं। यह योजना 2 साल की अवधि के लिए अधिकतम ब्याज सुनिश्चित करने वाली है। ये एक अच्छी योजना है। मैं 3 माह पहले इस योजना से जुड़ी हूँ। यह योजना सर्वोत्तम ब्याज दर देने वाली है। परिवार की वित्तीय स्थिरता में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह बचत योजना इसे सुनिश्चित करने के लिए बेहतर है। यह योजना डाकघरों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक भी इस योजना को चलाते हैं। योजना एक सुरक्षित योजना है जो डाकघरों के माध्यम से चलाई जाती है, इसलिए लोग इस योजना से जुड़ने के लिए तैयार हैं। यदि जमा राशि 2 लाख रुपए है तो कोई भी व्यक्ति 2 साल बाद 2,36,000 रुपए निकाल सकता है। केवल कन्नौर जिले की ही महिलाएं नहीं बल्कि देश के सभी इलाके की महिलाएं केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ उठाकर जीने का नया मकसद हासिल कर रही हैं। कन्नौर से केवो सचिधरन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 का 15वां संस्करण आज से मंगोलिया के उलानबाटर में शुरू हो रहा है। 31 जुलाई तक चलने वाले सैन्य अभ्यास में मंगोलियाई सशस्त्र बल यूनिट 084 के सैनिक और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के भारतीय सैनिक भाग लेंगे। इसका उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध, सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं का आदान प्रदान, द्विपक्षीय अंतर संचालनीयता, मिलनसार व्यवहार, सौहार्द और मित्रता को सुदृढ़ करना है। संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत इस सैन्य अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस सैन्य अभ्यास में प्लाटून स्तर का फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास शामिल है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय और मंगोलियाई सैनिक अपनी क्षमताओं और कौशल को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेंगे। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत का मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। नेपाल भारत विकास साझेदारी कार्यक्रम के तहत भारत ने नेपाल को 43 एम्बुलेंस और 50 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अशोक कुमार राय की मौजूदगी में लाभार्थी संगठनों को वाहनों की चाबियां सौंपी। इस मौके पर नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि भारत की इस पहल से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नेपाल सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय दूतावास को, भारतीय सरकार को नेपाल में अपने मित्र, अपने सहयोगी भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने के लिए और उनके विकास के लिए जो भी कार्य कर सकेंगे उसमें हम प्रतिबद्ध रहते हैं। और स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इतिहास रच दिया है। वे विंबलडन 2023 के चैंपियन बन गए हैं। 5 सेट तक चले फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 अल्काराज ने विश्व नंबर 2 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से हरा दिया। 20 साल के अल्काराज विंबलडन जीतने वाले स्पेन के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले सेंटाना ने 1966 में और राफेल नडाल ने 2008 और 2010 में विंबलडन का खिताब जीता था। वहीं 12 साल बाद स्पेन के किसी खिलाड़ी ने ये ग्रैंड स्लैम जीता है। यह अल्काराज का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले वे 2022 में यूएस ओपन का खिताब जीत चुके हैं।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।